अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, बियॉन्ड द लैब की एक नई पॉडकास्ट के साथ हाज़िर हैं। उम्मीद है कि आपने हमारी प्रीवियस एपिसोड्स एंजॉय की होंगी और उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड भी आपको उतना ही नॉलेज प्रोवाइड करेगी जितना आपने प्रीवियस एपिसोड से हासिल किया। हमारे पॉडकास्ट पे कमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया और हमें ईमेल्स करने का बहुत शुक्रिया। अपनी सजेशंस और अपने कमेंट्स जारी रखें ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें और नए टॉपिक्स के साथ हाज़िर हो सकें। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सबूरा वारिस। तो वेलकम डॉक्टर सबूरा वारिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे जिसको हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म भी कहते हैं या ICF भी कहा जाता है, या जर्नल आपने सुना होगा कंसेंट फॉर्म साइन कर दें। कंसेंट फॉर्म, इंटरेस्टिंग। तो ये कंसेंट फॉर्म क्या चीज़ होती है? कंसेंट फॉर्म, जैसे अभी मैंने इसकी आपको बताया कि इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म, कंसेंट लेना। कोई भी मरीज़ है कि सर्जरी से पहले या कोई हाई रिस्क ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उससे पहले उसकी रजामंदी ली जाती है और कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है, उसको पूरे तरीके से आगाही दी जाती है। ठीक है। जैसा किसी सर्जरी में जाने से पहले जैसा आपने कहा कि उसके सर्जरी के रिस्क और बेनिफिट बताए जाते हैं और उसके चांसेस ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स बताए जाते हैं, तो डेफिनेटली इट मेक सेंस कि कंसेंट फॉर्म में इस तरह की चीज़ें होंगी। तो लेकिन क्लिनिकल ट्रायल के कॉन्टेक्स्ट में हम कंसेंट फॉर्म की बात क्यों कर रहे हैं? ये बहुत ही अहम और अच्छा सवाल है आपका। और इसके अंदर अगर हम बात करें क्लिनिकल ट्रायल्स की, तो हम क्लिनिकल ट्रायल सबसे पहला सवाल तो ये आता है क्यों कर रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, कोई नई दवाई बन रही है, नई दवाई के कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी हमें नोन नहीं होते। जैसे हम दवाई खाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक लीफलेट निकलता है, उसके पर साइड इफ़ेक्ट्स लिखे होते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स कैसे रिपोर्ट हुए होते हैं? वो क्लिनिकल ट्रायल के डेटा से ही रिपोर्ट हुए होते हैं। सेकेंडली, क्लिनिकल ट्रायल में हमें क्या क्या सवालों के जवाब देख रहे होते हैं? नंबर 1 के जो आपकी नई दवाई बन रही है, न्यू ट्रीटमेंट है, क्या वो सेफ़ है? नंबर 2 हम क्या देख रहे होते हैं कि वो जो न्यू ट्रीटमेंट है उसकी क्या फ्रिक्वेंसी होगी, कितनी मिकदार में डोज़ देनी है और कब कब देनी है। नंबर 3 हम देख रहे होते हैं कि जो नई दवाई है आपकी, क्या वो उस जिस बीमारी के ख़िलाफ़ बनाई गई है उसके ख़िलाफ़ जो है वो उसको कम भी कर रही है या उससे बचा रही है, वैक्सीन जैसे, या नहीं। अब ये सवाल हम क्लिनिकल ट्रायल करके ढूंढ रहे होते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जो रिसर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा, उनको मुकम्मल तौर पे आगाही हो कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्लिनिकल ट्रायल के अंदर। और उसके साथ साथ हम लोग उसको पूरी मालूमात दें कि क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होने से पहले और में होने के लिए आपका नंबर 1 कि आपको फ़ायदा भी हो सकता है। नंबर 2, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आप अननोन रिस्क के लिए जो है वो तैयार रहें। हो सकता है कोई एक्सपोजर हो। नंबर 3 हम ये भी बता रहे होते हैं कि हो सकता है बेनिफिट ना हो अगर आपको प्लेसिबो मिल रहा है। ठीक, इंटरेस्टिंग। तो इन सारी चीज़ों को जानने के बावजूद भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं ट्रायल्स में? जी बिल्कुल करते हैं। जो इस कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो जो मेडिकल एडवांसमेंट के लिए चाहते हैं कि लोगों की खिदमत की जाए, सो इसके अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी खुशी से पार्टिसिपेट करते होते हैं, अपनी विल से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो हम ये कंसेंट फॉर्म बना कब से? मतलब ये अभी शुरू हुआ है या मतलब शुरू से ही, जब से क्लिनिकल ट्रायल्स हैं तब से शुरू है? ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। जी बताइए। हिस्ट्री में अगर हम देखें कि क्लिनिकल ट्रायल्स तो ज़ाहिर है पहले से ही हो रहे हैं। इब्न सीना वाले टाइम से आप देखें, एविसीना भी जिनको कहते हैं, उसके बाद जेम्स लिंट ने जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड कंट्रोल ट्रायल किया। लेकिन प्रॉब्लम कब से आया कि जब क्लिनिकल ट्रायल हुए, जब मिसयूज़ हुआ, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स हुए World War II के बाद। अच्छा। और World War II के बाद जो एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उसके बाद फर्स्ट कंसेंट फॉर्म वाली जो चीज़ है वो ईजाद हुई, जिसमें क्योंकि ह्यूमन पे जब एक्सपेरिमेंट करने आपने उनसे इजाज़त लेनी है। सो इजाज़त किए बगैर कुछ ऐसे क्राइम्स हुए जिसको हम क्राइम भी कहते हैं, और प्रिजनर्स के ऊपर, और उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया, उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उसके बाद न्यूरमबर्ग कोड आया, उसके अंदर जो है फर्स्ट के हम एक बहुत ज़रूरी है कि अगर रिसर्च में शामिल करें अपने पार्टिसिपेंट को तो हम उसको आगाह करें कि ये रिसर्च हो रही है। एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, जो डॉक्टर बिलाल ने अपनी एक पॉडकास्ट की थी उसमें उन्होंने काफ़ी इसके बारे में बात भी की थी। जी बिल्कुल। जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी तो आप इधर लिंक में क्लिक कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग आपने एक बात की कि आपने एक्सपेरिमेंट का नाम लिया। तो लिटरली इट सीम्स लाइक कि पुराने ज़माने में ये जब इस तरह की हरकतें ही कहूँगा, क्योंकि
बड़ी अनएथिकल प्रैक्टिस थी, तो ये तो फिर एक्सपेरिमेंट ही लगता है। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे या क्या कहेंगे? आजकल के ज़माने में बिल्कुल इसको एक्सपेरिमेंट नहीं कहा जाता, क्योंकि अब हमने एथिकल प्रिंसिपल्स को डिफ़ाइन कर दिया। डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी है हमारे पास, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस जैसे डॉक्टर बिलाल ने जिक्र किया, उसकी सारी गाइडलाइंस जो है इंटरनेशनल गाइडलाइंस मौजूद हैं, उसके अंदर सारी एथिकल कंसिडरेशंस मौजूद हैं जिसको हम फॉलो करके हम रिसर्च कर रहे होते हैं। तो बहुत कंट्रोल्ड रिसर्च हो रही है। अच्छा, वेरी गुड। तो अब मुझे बताएं कि इसके अंदर हम किस लेवल तक डिटेल में जाते हैं कंसेंट फॉर्म में, क्योंकि मैं अगर सोचूं कि अगर कंसेंट फॉर्म में हम डिटेल्स डालेंगे तो ये तो बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट हो जाएगी। कंसेंट फॉर्म नो डाउट एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, एक पूरा आपके पास एक बुक की फॉर्म में होता है। उसके अंदर जो डिटेल्स हम शामिल करते हैं, क्योंकि जो भी आपका पार्टिसिपेंट है एक हमारी स्टडी का हिस्सा बनने जा रहा होता है, तो सबसे पहले हम उसको इन्फॉर्म करते हैं कि यू विल बी पार्ट ऑफ दिस क्लिनिकल स्टडी या क्लिनिकल रिसर्च। नंबर सेकंड, हम उसको बता रहे होते हैं कि ये जो रिसर्च कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है, ये क्यों की जा रही है, इसका क्या मकसद होगा, इसके अंदर जो इस स्टडी का ड्यूरेशन क्या होगा, टाइमलाइन कितने टाइम के लिए हम आपको अपनी स्टडी का हिस्सा बना के रखेंगे। फिर हम इसको ये भी बता रहे होते हैं कि क्या क्या आपके पास जो है इसमें स्क्रीनिंग के अंदर कौन कौन से ब्लड टेस्ट, कितना ब्लड लिया जाएगा, एक्सरे किए जाएंगे आपके, या आपकी ईसीजी की जाएगी अगर रिक्वायर्ड होगी एज़ पर प्रोटोकॉल। फिर हम उसको ये भी बता रहे होते हैं कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ साथ स्टडी से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स, आपको क्या फ़वाइद होंगे वो बताते हैं, उसके राइट्स के बारे में बताते हैं, जितने उससे रिलेटेड रिपोर्टेड कोई रिस्क होते हैं वो भी बताते हैं कि अगर रैश है तो पहले इतने % लोगों में रैश रिपोर्ट है, तो हो सकता है कि अगर आप ये इस्तेमाल करें तो रैश होने का इम्कान है, तो हम इस तरह से उनको पूरी आगाही दे रहे होते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कोई ऐसी दवाई है जिसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट मौजूद है, तो हम ये भी बता रहे होते हैं कि हम नई दवाई का ये ट्रीटमेंट आया है, तो ये और लोकली अवेलेबल ट्रीटमेंट मौजूद है, तो हम ये डॉक्यूमेंट करते हैं कि आप क्यों इस स्टडी का हिस्सा बनना चाहते हैं, कि लोकल ट्रीटमेंट मौजूद है और ये ट्रायल की दवाई है, और ये भी डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम उसको ये बताते हैं कि आपके पास राइट टू विड्रॉ है। जब भी आप समझें कि आप टाइम नहीं दे सकते स्टडी में, नहीं शामिल होना चाहते किसी भी रीज़न की वजह से, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं डॉक्टर को और अपना राइट टू विड्रॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टडी छोड़ सकते हैं, स्टडी छोड़ सकते हैं। और जो लास्टली है कि आपका सारा ये जो डिसीजन है ये वॉलंटरी है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, कोई बंदा फोर्स नहीं कर रहे, परसुएड नहीं कर रहे, बल्कि ये आपकी अपनी मर्ज़ी है और उसमें प्रॉपर टाइम दिया जाता है डिसीजन लेने के लिए भी। एक्सलेंट। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इस कंसेंट फॉर्म को पेशेंट खुद पढ़ के समझता है या इनको कोई बताता है? पेशेंट को ऑब्वियसली सबसे पहले जो है हमारे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स ही कंसेंट फॉर्म लेते हैं। जैसे सर्जरी करनी है कोई भी, या कोई भी हॉस्पिटल में कोई हाई रिस्क ट्रीटमेंट होता है, तो डॉक्टर ही आके इन्फॉर्म करता है, सारी चीज़ एक्सप्लेन करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस डॉक्टर्स के साथ ही होता है, और डॉक्टर ही लेमैन में बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है। तो क्लिनिकल ट्रायल में भी डॉक्टर ही आपका इन्फॉर्म कंसेंट ले रहे होते हैं, ठीक, और वो उसको लेमैन लैंग्वेज में समझा रहे होते हैं ताकि वो आसानी से समझ सके, और डॉक्टर ये मेक श्योर भी करता है कि उसको सारी मरीज़ को सारी बात समझ आ गई है। ठीक हो गया। तो अब मुझे बताएं कि अगर एक पेशेंट है वो इंग्लिश नहीं समझता, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए उर्दू में ट्रांसलेट किया जाएगा कंसेंट फॉर्म, या क्या होगा, किस तरह होगा? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ज़ाहिर है जिस कंट्री के अंदर हम ट्रायल कर रहे हैं, अगर वो जर्मनी में हो रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नेशनल लैंग्वेज के अंदर ही हम इन्फॉर्म कंसेंट को ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट एक तो बुक के फॉर्म में भी होता है, और हम बात भी उसको उसी लैंग्वेज में समझा रहे होते हैं जिसमें वो अंडरस्टैंड करे। ठीक। सो अगर पाकिस्तान में ट्रायल हो रहा है तो हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, और हम उर्दू के अंदर ट्रांसलेट भी करते हैं, और डॉक्टर्स भी उर्दू में आपको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस हुआ है। कुछ लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हैं रीडिंग इन इंग्लिश, तो जो उसकी रिक्वेस्ट होती है, अगर वो कहते हैं कि इंग्लिश में हमें प्रोवाइड करें कंसेंट फॉर्म, तो हम इंग्लिश में प्रोवाइड करके डॉक्यूमेंट कर देते हैं कि अपनी प्रेफरेंस की लैंग्वेज की पार्टिसिपेंट की। और अगर कोई ऐसा पेशेंट आया, पार्टिसिपेंट आया जो कि दोनों नहीं समझ पा रहा, तो उसका क्या करेंगे? कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट भी होते हैं जिनको हम इलिटरेट कहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। सो उस केस के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो लीगली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की, जो कि आपका कानूनी अपॉइंटेड नुमाइंदा होता है, और सेकंड इम्पार्शियल विटनेस की, गैर जानिबदार नुमाइंदा जिसको कहते हैं, जो कि रिसर्च से रिलेटेड ना हो, इंडिपेंडेंट कोई जो होगा पीपल होते हैं, तो वो उसके अंदर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि वो समझे बगैर पार्टिसिपेट कर लेते हैं?
नहीं, बिल्कुल इम्पार्शियल विटनेस का तो मतलब ही यही होता है कि वो अब जो डॉक्टर ने जो सारी चीज़ समझाई है वो उस चीज़ को दोबारा से उनको समझाएं, जो डॉक्टर ने आसान अल्फाज में उनकी अपनी लैंग्वेज में कि और उनके जो भी सवालात हैं वो डॉक्टर तक पहुंचाएं और उसके सवालात के बिल्कुल उनको ट्रू जवाब दिए जाएं ताकि कोई इन्फ्लुएंस ना हो अनबायस्ड किस्म का उनको चीज़। ठीक है, तो जो ना हो कुछ भी। थैंक यू। तो मुझे जो समझ आई है वो ये है कि पेशेंट लिटरेट हो या इलिटरेट हो, इंग्लिश आती हो या उर्दू आती हो या कोई और लैंग्वेज आती हो, उसको बेसिक मकसद ये है कि जो जिस ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको अच्छी तरह समझाया जाए उसकी अपनी लैंग्वेज में, ताकि वो समझ बूझ के वॉलंटियरली फिर पार्टिसिपेट करे, राइट? अच्छा, अगर ये बताएं कि कंसेंट फॉर्म जो है वो पेशेंट ख़ुद पढ़ता है या कोई उनको समझाता है? पेशेंट जो है वो ख़ुद भी पढ़ता है अगर तो वो लिटरेट है, और उनको डॉक्टर जो हैं वो कंसेंट फॉर्म पहले समझा रहे होते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे मैंने जिन चीज़ों का जिक्र किया, डॉक्टर ये सारी इन्फॉर्मेशन पूरा टाइम लगा के मरीज़ को समझाते हैं लेमैन लैंग्वेज में, उसकी आसान अल्फाज में, ताकि वो उसको प्रॉपर तरीके से समझ सके। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होता है इन्फॉर्म कंसेंट का, वो उसको दे दिया जाता है कि आप टाइम लें अपना, बैठें और इसको अच्छी तरह से पढ़ें, और जब आप डिसाइड कर लें कि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, कम बैक टू अस। सही और उसी की बात साइन करें। तो अगर पेशेंट को इंग्लिश नहीं आती तो फिर क्या होता है? पेशेंट को अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हम लोग ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास अगर पाकिस्तान में ट्रायल हो रहा है तो हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, और हम पेशेंट्स को ICF को हमारे पास 2 ट्रांसलेशन में मौजूद होता है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। वो भी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन होती है उर्दू में भी। ऐसे ही नहीं कि कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं उसको ट्रांसलेट कर रहा होता, बल्कि जो स्पेशलिस्ट होता है आपका, जो उर्दू लैंग्वेज में जिसकी स्पेशलिटी होती है वही कर रहा होता है। सो ट्रांसलेशन, और अगर जर्मनी में कोई ट्रायल हो रहा है तो जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा है, अगर कोई बाकी जैसे ममालिक हैं इटालियन है तो इटालियन में हो रहा है। ठीक हो गया। फ़र्ज़ करें अगर एक कोई पेशेंट है या पार्टिसिपेंट है, उसको वो इलिटरेट है, उसको नहीं समझ आ रही, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में ये होता है जब पार्टिसिपेंट इलिटरेट है तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस होते हैं, ज़ाहिर है वो खुद साइन नहीं कर सकता, पढ़ भी नहीं सकता, तो उसका लीगली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो वो बताता है हमें, उसका हम पहले वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से कि वाकई वो लीगली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है। और सेकंड ऑप्शन होता है इम्पार्शियल विटनेस, जो गैर जानिबदार नुमाइंदा कहते हैं, जो कि कोई भी और अदर पर्सन हो सकता है जो रिसर्च का पार्ट ना हो, उस स्टडी का पार्ट ना हो, या उस अस्पताल का पार्ट ना हो, थर्ड पार्टी पर्सन हो। ठीक हो गया, सही, ताकि वो उसको अनबायस्ड तरीके से समझाए, बायस्ड कुछ ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक हो गया। सो फ़र्ज़ करें एक पार्टिसिपेंट आया, उसने इन्फॉर्म कंसेंट समझ लिया, उसने ये भी समझ लिया कि फ़िलहाल स्टैंडर्ड ऑफ़ केयर क्या है और मैं इसमें क्यों जाना चाह रहा हूँ, एंड देन दे हैव साइंड इट। तो मुझे ये बताएं कि हर क्लिनिकल ट्रायल का, फॉर एग्जांपल फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, उसका डिफरेंट कंसेंट फॉर्म होगा? जी बिल्कुल, बिकॉज अगर फ़ेज़ 1 है वी हैव टू टेल देम दिस इज़ फ़ेज़ 1, उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस होंगी। फ़ेज़ 2 है तो हमें फ़ेज़ 2 डिक्लेयर करना होगा, फ़ेज़ 3 है अलग अलग इन्फॉर्म कंसेंट होगा। बल्कि स्टडी में ये होता है, अगर फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल आप कर रहे हैं तो अगर आपका ICF फर्स्ट दफ़ा साइन हुआ है, सेकेंड दफ़ा कोई ICF में माइनर सी भी चेंजेस आई हैं, तो हम ICF दोबारा से, अगर वो नया डॉक्यूमेंट आया तो हम दोबारा रिकंसेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। स्टडी के अंदर भी रिकंसेंट हो रहा है। अच्छा, अगर कोई चीज़ चेंज हुई फ्यूचर में, रिसर्च में 4-5 महीने में कोई चीज़, तो वो उसका कंसेंट फॉर्म बेशक माइनर चेंजेस भी हो, हम उसको कंसेंट फॉर्म पर रिकंसेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि अगर बच्चा है, यानी कि 18 ईयर और लेस है एज में, तो उसका कंसेंट फॉर्म कौन देता है? ये भी अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रायल्स जो हो रहे होते हैं ज़्यादातर फ़ेज़ 3 जो हैं या 2 और 1 भी 18+ पे ही हो रहे होते हैं। कुछ ऐसे ट्रायल्स हैं जैसे वो जो 18 लेस में हो रहे हैं उसको हम माइनर कहते हैं। सो माइनर अगर आपके जो है वो उसमें आते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो लीगली साइन नहीं कर सकते अपना ना कंसेंट फॉर्म। तो उस केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका कंसेंट फॉर्म उनके पेरेंट्स साइन करें। उनके पेरेंट्स को सारी चीज़, वही वाली सारा ICF का प्रोसेस उनके पेरेंट्स के साथ होता है। और अगर पेरेंट ना मौजूद हो किसी का, फॉर एग्जांपल पेरेंट अगर नहीं है तो अगेन वो ऑप्शन होती है लीगली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव में, जो लीगली ऑथराइज्ड, जो कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट किया होगा। उसमें भी हम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डॉक्टर टू वेरीफाई द गार्डियन डॉक्यूमेंट फर्स्ट बिफोर साइनिंग। अदरवाइज ये क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है तो डॉक्टर एंड दोनों के लिए इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई। बिल्कुल। सो मुझे बताएं कि किसी भी स्टडी में पार्टिसिपेशन करने से पहले ये कंसेंट फॉर्म होता है या शुरू करने के दरमियान कभी भी हो सकता है? ऑब्वियसली जब हमने स्टार्ट करनी है कोई भी चीज़, कंसेंट फॉर्म उससे पहले साइन होता है,
दरमियान में अगर करेंगे तो ये स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल या GCP वायलेशन हो वायलेशन हो जाएगी, गया। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस वायलेशन। राइट, तो इसका मतलब ट्रायल भी बंद हो सकता है और ये साइट जो है आपकी वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है। सो इसका मतलब है कि जो आपका कंसेंट फॉर्म है वो स्ट्रिक्टली GCP प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, ऐसे ही? अच्छा, सो अगर आप लोगों ने, हमारे व्यूअर्स ने GCP की वीडियो देखनी हो तो हमारे डॉक्टर बिलाल हैं रिसर्च डिपार्टमेंट में, उन्होंने बड़ी अच्छी एक वीडियो पॉडकास्ट की है, उसको काइंडली आप देखिएगा। और अच्छा, एक और क्वेश्चन कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, डिजिटल एडवांसमेंट हो रही है, पेपर कंसेंट फॉर्म से क्या हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेंट फॉर्म पे शिफ्ट हो रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे AI का आजकल दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो उसके अंदर हमारे पास टेलीफोनिक कंसेंट फॉर्म या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंसेंट फॉर्म की ऑप्शंस भी मौजूद है। लेकिन उसके अंदर भी हम ये चीज़ का ख्याल रखते हैं, सारी एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कंसेंट फॉर्म का कोई चीज़ वायलेट ना हो, तब ये चीज़ें हो रही होती हैं कि पार्टिसिपेंट को अच्छी तरह से चीज़ समझ आ गई है और पार्टिसिपेंट ने वॉलंटरली डिसीजन ले रहा है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको करने के लिए भी अप्लाई, तो उसके लिए भी एक पूरा प्रोसीजर है टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए। पाकिस्तान में हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कंसेंट फॉर्म? पाकिस्तान में ये डिपेंड करता है कि कौन सी आपकी स्टडी है, ये स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि उन्होंने क्या अपने प्रोटोकॉल में इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। सो पाकिस्तान में हम लोग एक वैसे ट्रायल करें जिसमें ई कंसेंट फॉर्म की ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, अच्छा, तो थैंक यू फॉर दैट। मतलब इट डज़ मेक सेंस कि भाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है और पेपरलेस, तो हर चीज़ पेपरलेस हो रही है। तो मुझे बताएं कि आए दिन आपको सर्वे फॉर्म्स आए होते हैं फिल करने के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के लिए, क्या उसके अंदर भी कंसेंट फॉर्म होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक रिसर्च का ही पार्ट होता है कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनकी प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इन्फॉर्म दैट एवरीथिंग। सो इन शॉर्ट कि किसी किस्म की भी रिसर्च हो, बेशक वो ऑब्जर्वेशनल है या इंटरवेंशनल है, उसके अंदर कंसेंट फॉर्म का होना मस्ट है। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉक टुडे। आप मुझे बताएं कि एनी फाइनल टेक होम पॉइंट्स? टेक होम पॉइंट्स ये हैं, दोनों के लिए हैं हमारे पास। पार्टिसिपेंट को मैं यही कहूँगी, जब भी आप किसी क्लिनिकल रिसर्च स्टडी का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो आप सवाल ज़रूर पूछें, चाहे वो कैसा भी सवाल हो। आपका डॉक्टर आपको कॉन्फिडेंस में लेके आपको सारी चीज़ें बखूबी एक्सप्लेन करेंगे और मेक श्योर करें कि आपका डिसीजन कोई भी डॉक्टर आपको इन्फ्लुएंस ना करे, आपकी रजामंदी ख़ुद से हो। सेकेंडली, आपका जो है रिसर्चर्स को मैं यही कहूँगी, जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनको, क्योंकि ये एक प्रोसेस है कन्वर्सेशन का, सो जब तक स्टडी है तो आपका ज़ाहिर है कन्वर्सेशन कंटिन्यूड रहती है एट द एंड ऑफ स्टडी। तो मेक श्योर करें कि आपके पार्टिसिपेंट को सारी चीज़ हर तरह से अच्छी तरह से इन्फॉर्म कर दी गई है और वो उसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं और वो सपोर्टेड भी फील करें थ्रू आउट द स्टडी। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी हम बल्कि ICF के अंदर दे रहे होते हैं कि इन केस अगर कोई भी मसला हो, आपने डॉक्टर को फ़ौरन से इन्फॉर्म करना है। और अगर आपका जो भी कोई ऐसी रिलेटेड इंजरी हो रही है तो उसमें भी आपकी कवरेज है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर जो हम बता रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आई टोटली एग्री एंड आई थिंक दिस काइंड ऑफ समराइजेज आवर टॉक फॉर टुडे। व्यूअर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आप या आपके कोई अज़ीज़ किसी क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको उसको अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। दे शुड नॉट फील प्रेशराइज, किसी का प्रेशर फील ना करें, अपनी तसल्ली करें, अच्छी तरह समझें और उसके बाद कंसेंट फॉर्म साइन करें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। उम्मीद है आपको आज की पॉडकास्ट पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगली पॉडकास्ट के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।